स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है हरि प्रकाश राठी की कहानी अंधे। शहर के उत्तर में बड़ी टेकरी पर स्थित उस भूतहा महल के बारे में सारा शहर जानता था कि वो जगह ठीक नहीं है। पर मैं अजीब आदमी हूं, वो काम जरूर करता हूं जिसके लिए मना किया गया हो। ये मेरी आदत आज की नहीं है। अब तो मैं 35 वर्ष का परिपक्व समझदार पुरुष हूं। बचपन से ही हर वो कार्य मुझ में जिज्ञासा पैदा करता जिसके लिए मना कर दिया गया हो। बचपन में बाबूजी अक्सर कहते थे, बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ देर बैठकर पुनः निकलना चाहिए। उनके सामने तो मैं चुपचाप सुन लेता, लेकिन मैंने अब तक बिल्ली के रास्ता काटने पर स्वयं को कभी नहीं रोका एवं कुछ प्रतिकूल भी नहीं हुआ। सच कहूं तो बुरा जब भी हुआ, ये वो दिन था जब बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा था। मेरी बुद्धि जाने क्यों हर बात पर तर्क ढूंढती है। मैं किसी भी बात के तर्क सिद्ध होने पर ही आश्वस्त होता हूं। अंधी आस्थाओं में मेरा विश्वास नहीं, वरन मुझ में उत्सुकता प्रश्न खड़ा करती है। ऐसी एक नहीं अनेक बातें हैं जिन्हें मैं बचपन से सुनता आया हूं। बाबूजी ही क्यों, मां भी तो ऐसी ही बातें कहती थी। मंगलवार शनिवार के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, किसी कार्य पर निकलें और छींक आ जाए तो घड़ी भर बैठकर फिर उस कार्य के लिए निकलना चाहिए। अमावस्या की रात शमशान वाले रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। पड़वा को बावड़ी तालाबों में नहीं नहाना चाहिए, कहते हैं कि उस दिन पानी भक लेता है। चौथ को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से चोरी का कलंक लगता है। गलती होने पर मां इन बातों का तोड़ भी बताती थी, पर मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बचपन से अब तक 10 बार चौथ का चांद देख चुका हूं, कभी कुछ नहीं हुआ। कई बार तो मुझे इस बात पर गुस्सा आता कि कैसे मूर्खों की बनाई धारणाओं पर विद्वानों ने मोहर लगा दी। हमारे देश में ये रोग विष बेल की तरह फैले हैं। बड़ी टेकरी वाले महल के भूताह होने की सुनने के बाद बचपन से ही मेरे मन में कौतूहल था कि एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि कोई भूत है कि नहीं। पर ऐसा करने का यथेष्ट साहस मैं नहीं जुटा पाया। अन्य किंवदंतियां छोटी छोटी थी और उन्हें ट्राई किया जा सकता था, लेकिन टेकरी वाले महल के भूत अगर सच निकल आए तो उनसे भिड़ना मेरे बूते की बात नहीं थी। चौथ का चांद आज देखें तो जाने कब कलंक लगे, पर भूत तो हाथों हाथ हिसाब करते हैं। यही सोचकर मैं कभी वहां नहीं गया। हालांकि बचपन से अब तक ये उत्सुकता बराबर बनी रही कि जब सारे उल्टे कार्य कर लिए तो अंतिम बचा कौतूहल भी तुष्ट कर लेना चाहिए। वहां जाने में बाधा रास्ते में पड़ने वाला शमशान भी था, जहां मैं अपनी तर्क बुद्धि को संतुष्ट करने एक अमावस्या की शाम गया था, लेकिन रात में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज अंततः मैं भूतहा महल में पहुंच ही गया। हुआ यूं कि 3 दिन पूर्व शहर के एक थाने में पुलिस हिरासत में हुई पिटाई से एक युवक की मृत्यु हो गई। 6 माह पूर्व भी एक ऐसी ही वारदात हुई थी। इस बार जन विद्रोह चरम पर था। सारे शहर का आक्रोश फूट पड़ा। आज सारा शहर बंद था। एक भी सरकारी निजी संस्थान नहीं खुले। दोपहर घर बैठा उकता रहा था कि यकायक दिमाग में एक विचार क्रोधा कि क्यों न आज भूतहा महल होकर आऊं। एक बार की तो सोचा कि बीवी बच्चे सबको ले जाऊं। फिर लगा कि श्रीमती जी कहेंगी हमेशा उल्टा सोचता है। अतः मैंने स्कूटर उठाया, भूतहा महल के नीचे पार्क किया, फिर चढ़कर टेकरी पर आ गया। ऊपर चढ़ते हुए पसीने छूट गए, लेकिन वहां से सारे शहर को देखना मुझे आनंद विभोर कर गया। ओह, कितना विहंगम दृश्य था। काश
ये आनंद पूरा शहर लेता। मैं ये सोचकर भी क्लांत हुआ कि किस तरह एक गलत अफवाह शहर भर के निवासियों से उनका सहज आनंद छीन लेती है। भूतहा महल एक भग्न अवशेष भर था, जिसकी मात्र कुछ दीवारें एवं गुंबज बचे थे। दीवारें अब भी कमजोर होकर ढहने के कागार पर थी। मुझे लगा कि महल को अंदर से देखा जाए। मैं महल के मुख्य दरवाजे से भीतर घुसा ही था कि अधेड़ उम्र के एक सज्जन दिखाई दिए। वे सफेद चोला और धोती पहने थे। उनका भव्य ललाट, खिचड़ी दाढ़ी और चेहरे से टपकते तेज को देखकर कोई भी ऐसा कह सकता था कि वे कोई ज्ञानी मानी आदमी हैं। उनकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें ऐसे लगती थी मानो वे कुछ खोज रही हों। मैं घड़ी भर को तो सिहर गया। इस घने एकांत और भूतहा स्थान में क्या अन्य लोग भी आते हैं? शायद उन्होंने मेरी जिज्ञासा को पहचान लिया था। स्वयं हाथ आगे बढ़ाकर बोले, मेरा नाम एकेश्वर नाथ है। यहीं पर स्थानीय यूनिवर्सिटी में मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हूं। आपकी तरह मुझे भी यूं एकांत और निर्जन स्थानों पर आना, खुला आकाश और पक्षियों को उड़ते देखना खूब भाता है। इन दिनों पंच तत्वों पर अनुसंधान कर रहा था। इतने अहम विषय पर घर मोहल्ले में शोर शराबे में चिंतन संभव नहीं, अतः मैं यहां चला आया। यकीन मानिए, मैं कोई भूत नहीं हूं। ये कहते हुए उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। उनकी हंसी, आत्मविश्वास से लबरेज उनकी आवाज और सपाट बयानी ने मुझे हौसला दिया। मैंने भी अपना परिचय दिया और उनके साथ साथ चलने लगा। वे भी शायद महल देखने मुझसे कुछ क्षण पहले ही आए थे। आप कब आए? मुझे रास्ते में तो नहीं दिखे। मैंने बात का आगाज किया। मेरे भीतर का भय इससे कुछ कम हुआ। मुझे आए 1 आध घंटा हो गया। बहुत देर बाहर बैठा था, फिर महल देखने अंदर चला आया। मैं भीतर खड़ा इस दरवाजे का स्थापत्य देख रहा था कि आप चले आए। आइए, दोनों साथ साथ महल देखते हैं। मैं उनके साथ गुंबद के नीचे वाली छत की ओर बढ़ गया। अब हम दोनों बेतकल्लुफ थे। टेढ़ी मेढ़ी, टूटी फूटी 50 सीढ़ियां चढ़कर हम छत पर आ गए। यहां से शहर और सुंदर दिख रहा था। हम दोनों वहीं कोने पर खड़े एक लंबे पत्थर पर बैठ गए। आज मौसम बहुत खुशगवार था। धूप में अब वो तेजी नहीं थी। भादों बरसने के बाद आसमान स्वच्छ था। हालांकि 1-2 सफेद बादल यहां वहां तैर रहे थे। ये बादल कभी सूर्य को ढक लेते तो कभी सूर्य इनमें से बाहर निकल आता। दीवार पर उगी घास हवा के झोंकों के साथ लहरा रही थी। ऐसा नयनाभिराम दृश्य देखकर मेरा दर्शन भी विस्तार करने लगा। मैंने पुनः बात छेड़ी। अभी अभी आप बता रहे थे कि आप इन पंच तत्वों पर रिसर्च कर रहे हैं। ये पंच तत्व क्या होते हैं? मैं इस प्रश्न का कुछ कुछ उत्तर जानता था, लेकिन बात छेड़ने और प्रोफेसर साहब से ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही प्रश्न अनुकूल था। ये समूची प्रकृति पंच तत्वों का विस्तार है। मनुष्य भी पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल, इन 5 तत्वों का पुतला है। उत्तर देते हुए वे खुले आकाश में झांकने लगे, जहां अभी अभी पक्षियों का एक झुंड हमारे सर के ऊपर से उड़कर गया था। ये झुंड आसमान में वर्तुलाकार उड़ रहा था, दूर पश्चिमी क्षितिज तक जाता और कुछ देर पश्चात पुनः चला आता। ये बात तो कुछ कुछ सभी जानते हैं, पर आपके अनुसंधान का खास मुद्दा क्या है?
मैंने ये प्रश्न पूरे आत्मविश्वास के साथ किंचित तेज आवाज में किया, ताकि वे जाने कि मैं कोई साधारण जिज्ञासु नहीं हूं। वे कृष्ण हैं तो मैं अर्जुन हूं। आप ठीक कहते हैं। पंच तत्वों के बारे में न्यूनाधिक रूप से सभी जानते हैं। क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, मानस की ख्यात चौपाई है। लेकिन मैं इससे इतर रिसर्च कर रहा हूं। उत्तर देते हुए प्रोफेसर साहब ने अपना चश्मा उतारकर रुमाल से धीरे धीरे साफ करने लगे। वो क्या? मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मुझे लगता है पंच तत्वों को क्षुब्ध करके हम अपना रूप बदल सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं। यहां तक कि आप जो इच्छा करें वैसा पशु पक्षी बन सकते हैं। पुरुष स्त्री बन सकता है और स्त्री पुरुष बन सकती है। इतना ही नहीं, हम किसी उम्र की कोई प्रजाति, यहां तक कि पेड़ पौधे तक भी बन सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हमारी अनेक पौराणिक किस्से कहानियां इसकी प्रामाणिकता पर मोहर लगाते हैं। कालांतर में यह ज्ञान विलुप्त हो गया है। उत्तर देते हुए प्रोफेसर साहब ने अपना साफ चश्मा पुनः चढ़ा लिया। उनकी आंखों का तेज अब पहले से अधिक दृष्टिगत होने लगा था। आपका मतलब, अगर मुझे ये ज्ञान हो तो मैं जब चाहे पक्षी बनकर उड़ सकता हूं, मनुष्य से शेर या चीता बन सकता हूं, यहां तक कि सुंदर नारी का रूप भी धारण कर सकता हूं। प्रश्न करते हुए क्षण भर को मुझे लगा कि मैं पक्षी बनकर आकाश में उड़ रहा हूं और उसी झुंड का हिस्सा बन गया हूं जो अभी अभी मेरे ऊपर से उड़कर गया है। मेरी कल्पना ने अब पूरे डैने खोल दिए। मैं झुंड से अलग होकर मेरे मकान की छत पर जाकर बैठ गया। वहां से मैं नीचे आंगन में आकर शेर बन गया। मैंने पंजों से दरवाजा खटखटाया। श्रीमती जी ने दरवाजा खोला और देखते ही बेहोश हो गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। बहुत शेर बनती थी, अब मजा आया। यकायक मैं चौंका। प्रोफेसर साहब मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। निश्चय ही आप ऐसा कर सकते हैं, पर अब तक तो ये विद्या मेरे हाथ लगी ही कहां है। मनुष्य के चिंतन का क्या है, वो बेसिर पैर जाने क्या क्या सोच लेता है। आप भी यदि मेरी तरह सोचेंगे तो थोड़े ही दिनों में लोग आपको भी मेरी तरह पागलों में वर्गीकृत कर देंगे। इस बार उत्तर देते हुए उन्होंने इतना तेज अट्टहास किया कि उनकी आवाज गूंज गई। तभी एक बिल्ली वहां सामने से हमें काटकर छत पार कर गई। अब पुराना विषय धरा रह गया और विषयांतर हो गया। ये विषय मेरी रुचि का था और इस विषय पर बताकर मैं प्रोफेसर साहब को बता सकता था कि आपका साबका किसी कमतर से नहीं पड़ा है। मैंने बलात् विषय बदला। बचपन में मेरे पिताजी कहते थे कि बिल्ली सामने से रास्ता काटकर निकल जाए तो समझो कि आगे कुछ अपशकुन होने वाला है। लेकिन मैं इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता। ये जगत औंधी खोपड़ी है। यहां अधिकांश लोग भीतर से असुरक्षित है। ये सभी बातें हमारे मन की असुरक्षा को सहलाती हैं। हमारे देश में इसीलिए ऐसे अंधविश्वासों की बाढ़ है। प्रोफेसर साहब वहीं पत्थर के एक टुकड़े से कुछ कुरेदते हुए बोले, आप ठीक कहते हैं। इसीलिए देश में कोई भी अंधविश्वास या कुरीति समय के साथ समाप्त होने के बजाय दृढ़ बनती जाती है। अनेक बार कुरीतियों, आडंबरों और अंधविश्वासों को पीढ़ियां तक ढोती है। मैंने बात आगे बढ़ाई। ऐसी एक नहीं, अनेक किंवदंतियां, अंधविश्वास हमारे यहां घर घर में फैले हुए हैं। शिक्षित, अशिक्षित सभी इनका शिकार हैं। जो कुरीतियां, विश्वास समाप्त हुए, उनके लिए वर्षों संघर्ष किया गया। कोई प्रथा बन जाती है तो उसे हटाना मुश्किल है।
सती प्रथा और अग्नि परीक्षा के चिन्ह आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। आज भी हमारे गांवों में स्त्रियों को अंगारों पर चलाया जाता है। आज भी भूत प्रेतों, चुड़ैलों के नाम पर भोपे लोगों की पिटाई करते हैं। आप यहाँ कोई अफवाह फैला दो, थोड़े दिन में लोग उस पर विश्वास करने लग जाएंगे। उनकी धारणाएं और चिंतन का जन सैलाब इसे और मजबूत बना देगा। अंधविश्वासों की कच्ची मिट्टी फिर पत्थर बन जाएगी। इसी कारण आप और हम जहां बैठे हैं, वो जगह इतनी सुंदर होते हुए भी लोग उसका लुत्फ नहीं ले पाते। इस बार उत्तर देने के बाद प्रोफेसर साहब कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। क्या वे कोई खास बात सोच रहे थे? खुदा ही जाने। अब तक 5 बज चुके थे। हमें शाम से पहले नीचे उतरना था। छत से उतरकर पुनः चौक में आए तो वहां कोने में मुझे कोई उल्टी पड़ी मूर्ति दिखाई दी। इस मूर्ति पर 3-4 कौवे बैठे थे। शायद कौवों ने इसे अपने बैठने का स्थान बना लिया था, इसीलिए मूर्ति पर कौवों की विष्ठा पड़ी थी। मूर्ति कोई 3 फुट ऊंची और लगभग उतनी ही चौड़ी थी। मैं और प्रोफेसर साहब वहां तक आए। दोनों ने मिलकर इसे सीधा किया तो हम आश्चर्यचकित रह गए। ये गणेश जी की मूर्ति थी। मूर्ति का शिल्प अत्यंत मन भावन था। अवश्य ही किसी कुशल कारीगर ने इसे गढ़ा होगा। संभव है यहां कभी गणेश मंदिर रहा होगा। ओह, क्या देव भी दुर्दिनों का शिकार होते हैं? तभी प्रोफेसर साहब के मस्तिष्क में एक योजना क्रौंधी। उन्होंने मेरे कान के समीप आकर कुछ फुसफुसाया। हम दोनों जोर से हंस पड़े। ये एक शानदार योजना थी। हम दोनों टेकरी से नीचे उतर कर आए तो वहीं सड़क के आगे 7-8 लोगों के झुंड खड़े थे। वे हमें देखकर दंग रह गए। शहर में कोई भूतहा महल नहीं चढ़ता था, अतः उनका अचंभित होना वाजिब था। ऊपर महल है क्या? झुंड में से किसी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। मैंने और प्रोफेसर साहब ने एक दूसरे की ओर देखकर चेहरा ऐसे बनाया जैसे हमारी सोची योजना जग जाहिर करने से पूर्व हम एक दूसरे की सहमति ले रहे हों। प्रोफेसर साहब ने मेरी ओर देखकर सहमति में गर्दन झुकाई। अब मैं झुंड से मुखातिब हुआ। ऊपर हमें श्री गणेश की एक प्राचीन मूर्ति मिली। वो मूर्ति हमें देखकर पहले तो मुस्कुराई और फिर कहने लगी, मेरी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, साथ में रिद्धि सिद्धि भी बिठाओ। वर्षों से मैं यहां बिना पत्नियों के पड़ा हूं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई भी प्रेमी प्रेमिका, कुंवारी लड़की लड़का, कोई भी यहाँ विवाह की मनौती लेकर आएंगे तो मैं उनके सारे मनोरथ पूरे करूंगा। वर्षों उल्टे पड़े मैंने प्रेम की कीमत पहचान ली है। मैं किसी प्रेमी को निराश नहीं करूंगा। इतना कहकर वो मूर्ति चुप हो गई। भयभीत हम दोनों वहां से नीचे उतर आए। प्रोफेसर साहब ने भी वहीं खड़े मेरे सुर में सुर मिलाया। झुंड के चेहरों पर आश्चर्य और बढ़ गया। इस आश्चर्य में भय और श्रद्धा के रंग भी घुले थे। इससे पहले कि वे हमसे हमारा परिचय जानते, हम तेजी से चलकर वहीं कुछ दूर रखे हमारे वाहनों तक आए और उन्हें स्टार्ट करके चलते बने। झुंड में खड़े लोगों ने ये बात अन्य लोगों को बताई, अन्यों ने अन्यों को बताई। व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, ये बात चर्चा का विषय बन गई। इस चर्चा में टीवी और प्रिंट मीडिया भी जुड़ गया। अब शहर के विकल प्रेमी प्रेमिकाएं चिर कुंवारे वहां चढ़ने लगे। कुछ के मनोरथ पूरे हुए तो जनता वहां भग्न महल तुड़वाकर भव्य मंदिर बनाने की मांग करने लगी। चुनाव नजदीक थे, सो सांसद विधायक ने भी इस हेतु अपने कोटे की भरपूर रकम आवंटित की।
शहर के रईसों ने इस पावन कार्य में उन्मुक्त हृदय से दान किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेकरी तक चढ़ने के लिए पक्की सड़क बनवा दी। बिजली विभाग ने बिजली, पानी विभाग ने पानी और अन्य विभागों ने इस हेतु वांछित व्यवस्थाएं प्रदान की। दुनिया सच कहती है, चमत्कार को नमस्कार है। इस बात को अब 10 वर्ष बीत चुके हैं। अब वहां एक भव्य मंदिर बन गया है। देश विदेश के कुंवारे प्रेमीजन अपने मनोरथ पूर्ति हेतु इस मंदिर में आते हैं। यहां दिन भर भीड़ लगी रहती है। वैलेंटाइन डे पर यहां पांव रखने को जगह नहीं होती। सुना यह भी है कि विधवा विधुरजन, लिव इन के आकांक्षी, यहां तक कि जिन विवाहित दंपतियों की आपस में नहीं बनती, मंदिर के गणेश जी की शरण में आते हैं। मंदिर का एक कर्मचारी कहता है कि यहां वे लोग लुगाई भी आते हैं जिनके विवाहेतर संबंध हैं। एक अन्य कर्मचारी बताता है, यहां नपुंसकता से पीड़ित लोग भी घंटा हिलाने आते हैं। कुल मिलाकर जितने मुंह उतनी बातें, और इसी के चलते ये मंदिर उतना ही विस्मयकारी बन गया जितना विस्मयकारी प्रेम का तत्व है। अब तो गुंबज पर स्वर्ण कलश और आंगन में चांदी के दरवाजे तक लग गए हैं। मंदिर शहर का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बन गया है। यहाँ भारी रकम का पूजापा आता है। बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी तक यहाँ दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। पूरे विश्व में लोग इस मंदिर को इश्किया गणेश जी के नाम से जानते हैं। ये थी आज की कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।